कल अपना एक छोटा सा टॉपिक बच गया था सॉफ्टवेयर में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं बट अपने को इसको कवर करना जरूरी है। तो जब सॉफ्टवेयर मिथ मिथ क्या होता है आप लोगों को पता है? मिथ इज मिसकंसेप्शन किसी चीज के। यस सर। सॉफ्टवेयर के टर्म्स में ऐसे कई सारे मिसकंसेप्शन हैं। मिसकंसेप्शन प्रोग्रामर लेवल पे होते हैं, कस्टमर लेवल पे होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है किसी कंपनी का वो भी काफी सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो कुछ कुछ मिथ्स अपन यहाँ डिस्कस करेंगे और उनका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है, या वो सही है गलत है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला है कि वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट टू वर्क आवर जॉब इज डन। तो आप लोग कितने लोग इससे अग्री करते हो? आई गेस ज्यादा लोग अग्री नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बार प्रोग्राम लिख देने से काम खत्म नहीं होता। जैसे ही अपन उसको रिव्यू के लिए लेकर जाते हैं, चाहे वो किसी टीचर के पास ही लेके जा रहे हो, टीचर्स बहुत सारी गलतियां निकाल के देते हैं। अब अगर इफ वी इनिशियली अज्यूम दैट वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट टू वर्क आवर जॉब इज डन, तो फिर अपने को टीचर पे गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर इज नॉट लाइक कि आप कोई खिलौना बना रहे हो, या लेट्स से आप कोई टर्क बना रहे हो कि आपने एक बार बना दी, दे दी, काम खत्म। यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ इम्प्रूविंग दैट एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट। जो एंड यूजर है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड है, until I get the program running, I have no way of assessing its quality। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 4 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और फिर उसको रन करेंगे, फिर 4 लाइन लिखेंगे, फिर रन करेंगे, फिर एक फंक्शन लिखेंगे, फिर रन करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि किसी कोड को टेस्ट करने का या पता करने का कि वो सही है या गलत है, सिर्फ रन करके ही उसको चेक किया जा सकता है। बट दैट शुड नॉट बी द केस। आपको धीरे धीरे आदत डालनी है कि जब आप कोड लिख रहे हैं तो उस कोड को पढ़ के आप पता कर सकें कि उसमें क्या बग हो सकती है, क्या एरर हो सकती है, या उस कोड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर उस कोड का जो आउटपुट आएगा वो एज पर आर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये चीजें अपने को थोड़ा सा हैबिट में धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है। और इनफैक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अपन बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर रिव्यू। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट सॉफ्टवेयर रिव्यू इज मोर इफेक्टिव देन फॉर्मल टेस्टिंग इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। किसी एप्लीकेशन की टेस्टिंग से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर रिव्यू। रिव्यू इज अ प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। अपन जब रिव्यू की बात करेंगे तो और इस पर डिस्कस करेंगे। बट अगेन दिस इज अ इनवैलिड पॉइंट, दिस इज नॉट द केस। जरूरी नहीं है कि आप अपना पूरा रनिंग कंप्लीट होने, जब रन होने लगे प्रोग्राम तभी आप उसको टेस्ट करें। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है, द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम। अगेन ये भी एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है। ये अपन ने जो प्रोग्राम लिखा है या जो कोड लिखा है, जो एप्लीकेशन बनाई है, बस वो एप्लीकेशन दे दो, काम खत्म। और अपन ने कल भी डिस्कस किया था, जब अपन किसी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इट इन्वॉल्व्स, अपना जो फोकस है वो उसकी फंक्शनैलिटी से ज्यादा पीपल पे होता है कि कौन लोग उसको यूज करेंगे, कौन उसको मार्केट करेंगे, कौन उससे प्रॉफिट बनाएंगे, कौन एंड यूजर होगा, उसका सिनेरियो कैसा है, डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा, एंड सो ऑन। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी ये क्लियर हो जाता है कि सिर्फ प्रोग्राम डिलीवर करने से काम नहीं चलेगा, अपने को उसके अलावा उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल्स और भी चीजें बनानी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट वॉल्यूमिनस एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड इट विल इनवेरिएबली स्लो अस डाउन। ये एक मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, सिर्फ कागज भरते रहो, कोड मत लिखो। बट एक्चुअल जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्रियों ने कई साल काम करते करते सीखा है कि जो एक्चुअल आप कोड लिखते हैं, जो कोड डेवलपमेंट फेज है, दैट इज यूजुअली ओनली 30 to 40%। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 1 साल लगा है तो उस 1 साल में सिर्फ 4 महीने एक्चुअल कोडिंग होनी है, बाकी टाइम पे सारे दूसरे दूसरे प्रोसेसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ वी गेट बिहाइंड शेड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड फैक्टर्स। ये मैनेजमेंट लेवल का एक मिथ है। मैनेजमेंट को लगता है कि इनिशियली 2 लोगों को प्रोजेक्ट पे डाल दो, वो कस्टमर से बात करते रहेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट फेज पे आ जाएंगे और काम करने दो। अगर डेडलाइन निकलती लगी तो 2 लोगों को और ऐड कर देंगे, नहीं तो इन 2 के भरोसे प्रोजेक्ट छोड़। पर एक बहुत फेमस कोट है, इफ अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम इन 1 मंथ, 2 प्रोग्रामर्स विल राइट इट इन 2 मंथ्स। यानी कि जब भी आप किसी नए रिसोर्स को किसी प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, वो रिसोर्स प्रोग्रामर हो सकता है, वो रिसोर्स कोई टेस्टर हो सकता है, वो रिसोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, एंड सो ऑन। जब भी आप किसी नए रिसोर्स को प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद ऐड करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट के पीछे की हिस्ट्री कुछ भी पता नहीं होती। तो वो टाइम लेता है, वो पहले उसको पूरा समझता है,
वो उसमें बहुत सारी गलतियां करेगा, उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे, क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। और प्लस लेटर स्टेज में किसी को ऐड करने से जो आपका कॉमन कंसेंसस है, कंसेंसस का मतलब होता है कि 2 या 3 लोगों में या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके बीच में एक कॉमन पॉइंट आना कि सब लोग किसी एक बात पे एग्री करें। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के बाद में कोई नया आदमी ऐड करते हैं तो उसको फिर वो कॉमन कंसेंसस पता नहीं होता है कि किन किन बातों पे हमने पहले ऑलरेडी एग्री कर लिया है। तो उन चीज़ों को लेके फिर टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इफ आई डिसाइड टू आउटसोर्स द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी, आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैट फर्म बिल्ड इट। तो ये भी अगेन मैनेजमेंट लेवल पे एक मिथ है कि अगर मैंने प्रोजेक्ट ले लिया, जैसे ये जनरली जो कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं और बाद में उस प्रोजेक्ट को वो लोग आगे बनाने के लिए दे देते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ सिर्फ बनाने के लिए दे दो और काम खत्म हो जाए। पर अगर कस्टमर से आप डायरेक्ट उसका लिंक बना रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है। हो सकता है कि वो कस्टमर अगली बार आपके पास आए नहीं, सीधा थर्ड पार्टी के पास चला जाए। और अगर कस्टमर को डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो आपको फिर उस प्रोजेक्ट में उतना ही इन्वॉल्व रहना पड़ेगा जितना कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। जो एक्चुअल एफर्ट आप कम कर सकते हो वो सिर्फ वो वाला पार्ट होगा जो कि डेवलपमेंट टाइम पे जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजाइनिंग में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्वालिटी एश्योरेंस में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, फाइनल एक्सेप्टेंस में भी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज सफिशिएंट टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम्स, वी कैन फिल इन द डिटेल्स लेटर। ये जनरली कस्टमर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है और जो सेल्स टीम होती है जो जाके प्रोजेक्ट्स लाने का काम करते हैं, जो मार्केटिंग टीम है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है कि एक बार कस्टमर ने इतना बता दिया है तुम काम शुरू करो, हम बाद में और पूछ लेंगे। अगर अभी बार बार जाएंगे हो सकता है वो मना कर दे। हम ऐसे रिस्क नहीं लेना था, तुम एक बार बनाना शुरू करो, कुछ कुछ बना दो, फिर हम जाएंगे दिखाएंगे और फिर वापस लेंगे। तो ऑल्दो दिस इज एन गुड अप्रोच, बहुत सारी कंपनीज इसको यूज करती भी है, पर उस अप्रोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाद में एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है या फिर प्रोग्रामर्स का फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है कि पहले ये बोला था अब ये बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है, आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑल्दो दिस इज मोर प्रैक्टिकल, और अपने को कोशिश करनी होती है कि इनिशियल जो अपने को रिक्वायरमेंट्स मिल रही है वो जितनी डिटेल्ड हो उतना अपने लिए अच्छा है। लास्ट बात करते हैं अपन कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअसली चेंज, बट चेंज कैन बी इजीली अकोमोडेटेड बिकॉज सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। अब ये मिथ जो है कस्टमर्स को ज्यादा होती है। कस्टमर्स को लगता है कि सॉफ्टवेयर इतना है, कौन सा तुमने वेल्डिंग करके और एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया कि वेल्डिंग वापस तोड़नी पड़ेगी, बैक स्पेस दबा के नया कोड ही तो लिखना है, लिख दो। तो जनरली कस्टमर्स को आपको इनिशियली ये चीज समझा देनी होती है कि बाद में अगर आप कोई चेंज बोलोगे तो हो सकता है हमारे लिए करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी अपना एक आर्किटेक्चर होता है। और जब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो आर्किटेक्चर भी ऑलमोस्ट एक वेल्डेड स्ट्रक्चर की तरह होता है। फिर अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो अपन जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब और देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अपन जब किसी चेंज की बात करेंगे, एक चेंज करना है और पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है एंड सो ऑन, अपनी बाद में जब आर्किटेक्चर वाले टॉपिक्स पाएंगे तब और देखेंगे कि इतना क्रूशियल क्यों हो जाता है चेंज को मैनेज करना। बट इनिशियली कस्टमर को ये समझाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ जनरल मिथ्स हैं जो सॉफ्टवेयर के अराउंड होती है, आपको पता होनी चाहिए, ताकि पर्टिकुलरली जो ये प्रोग्रामर से रिलेटेड है ये तो पता होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये भी आपको पता होनी चाहिए, और ये कस्टमर से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी अपन वापस आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज अपना टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। अच्छा, मिथ्स को लेके किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की। कल अपन ने एक छोटा सा डायग्राम देखा था, मैं जस्ट एक बार वापस ओपन करता हूँ, आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। ये डायग्राम याद है जब अपन ने बात की थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने को कहीं पे भी डिप्लॉय करनी होती है तो अपन इस तरह फेज वाइज काम करते हैं। सबसे पहले अपन फोकस सेट करते हैं कि हमारे को क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है, फिर अपन प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं फाउंडेशन फ्रेमवर्क सेटअप करने के लिए कि कैसे अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिप्लॉय करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन उसमें टास्क डिफाइन कर देते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर ये सारी टास्क इन्वॉल्व है और इन टास्क को हम इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। और फाइनली अपन ऐसे टूल्स यूज करना शुरू करते हैं जो कि उन टास्क में अपनी हेल्प करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रोसेसेस की। इससे अपने को एक बात समझ में आ गई कि अभी तक अपन ये डिसाइड कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे अप्लाई की जाती है। तो प्रोसेस क्या होता है?
किसी भी कंटेक्स्ट में अगर अपन प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस इज लाइक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना है, बट हमेशा ध्यान रखें कि स्टेप्स एज इट इज फॉलो नहीं किए जाते हैं। कोई भी प्रोसेस हो वो हमेशा एज इट इज फॉलो नहीं किया जाता है until unless we are working for इंडियन आर्मी और एनी आर्मी इन द वर्ल्ड जहाँ पे डिसिप्लिन और प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जनरली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री जब कस्टमर्स इन्वॉल्व है, कस्टमर्स आर नॉन डिसिप्लिन पीपल, उनको जनरली उस डोमेन के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता जिस डोमेन के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस केस में प्रोसेस हैज टू बी फ्लेक्सिबल। कुछ अपन गाइडलाइन स्टेप्स बना देते हैं, बट एक्चुअल डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम दैट गाइडलाइन। तो ये छोटा सा मिसकंसेप्शन बहुत क्लियर रखना जरूरी जब भी अपनी प्रोसेस की बात करें, जिसमें ये नहीं है कि एग्जैक्टली जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही करें, और अब उससे कितना आप मूव ऑन कर सकते हो वो आपकी कंपनी पॉलिसी होती है। कंपनी विल डिसाइड कि आप कितना, आपको कितना अलाउड है कि आप प्रोसेस को छोड़ के बाहर जा सकते हो या नहीं जा सकते हैं। तो हमेशा जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो वहाँ के प्रोसेसेस को पहले समझना जरूरी है। प्रोसेसेस इन जनरल हर जगह होते हैं। आपका सैलरी बनाने का एक प्रोसेस होगा, आपका ऑफिस जाके कुछ आपका अटेंडेंस लगाने का कोई प्रोसेस होगा, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशंस जो हैं कस्टमर के साथ हैं, टीम लीडर के साथ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हैं, उनका एक प्रोसेस होगा, आपका जो काम आप करते हैं उसको सबमिट करने का एक प्रोसेस होगा, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन अ कंपनी अंटिल अनलेस कोई आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं जिनको खुद भी नहीं पता है कि अभी हम क्या करना चाहते हैं, किसी एमएनसी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिल भी मेनी मेनी प्रोसेस। आपको हमेशा पहले चेक करना है कि उस कंपनी के क्या प्रोसेसेस हैं और वो अपने प्रोसेसेस को लेके कितना फ्लेक्सिबल। कुछ कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है और कुछ कंपनीज प्रोसेसेस को सिर्फ गाइडलाइन की तरह यूज करती है। तो कमिंग टू द टॉपिक कि एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, तो जनरली अ सॉफ्टवेयर बिफोर बीइंग कोडेड इट इज अ नॉलेज होती है। दिमाग में एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमको ऐसा ऐसा कुछ बनाना है, और अपने को उस कॉन्सेप्ट, उस आइडिया, उस नॉलेज को कन्वर्ट करना होता है इनटू अ सॉफ्टवेयर। और ये जो कन्वर्जन के लिए जो अपन स्टेप्स यूज कर रहे हैं, कन्वर्जन के लिए जो एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज आवर सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो जब अपन सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है। पहला, दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ रोड मैप। ठीक है, ये जस्ट आपको सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे कैसे जाना है टू अचीव योर टारगेट, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी अडेप्टेबल। अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस अडेप्टेबल नहीं होगा तो फिर वो ओवर द टाइम आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ बच्चे जब अपना डेली रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि 8 से 10 ये करूंगा, 10 से 12 ये करूंगा, एंड सो ऑन। तो फिर क्या होता है, ये 10 वाला जैसे ही 10:30 पहुंच जाता है, तो फिर 10:30 से 12 वाले में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर ये फिर 12:40 तक चला जाता है। फिर लगता है कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अपन 1 से 2 वाला, जो 12 से 2 वाला स्लॉट होता है उसको खाली छोड़ देते हैं कि चलो इसको है ना ब्लैंक छोड़ते हैं, ये कल से शुरू करेंगे। फिर 2 बजे वाला फिर से शुरू करते हैं, वो फिर 4 बजे से थोड़ा ऊपर चला जाता है, एंड सो ऑन प्रॉब्लम है। तो जब भी आप किसी प्रोसेस को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वो एडेप्टेबल एडेप्टेबल टू द एक्चुअल नीड्स ऑफ आवर सिस्टम, और एडेप्टेबल टू द इवेंट्स अकरिंग विद इन द सिस्टम। वो इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में ये डिले जो था ये एक इवेंट था। तो अगर आप उसको एडेप्टेबल बना पा रहे हैं देन ओनली योर प्रोसेस विल सर्वाइव, अदरवाइज ओवर द टाइम योर प्रोसेस विल बी नेग्लेक्टेड बाय द सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अपने को समझना जरूरी है कि अपन प्रोसेस क्यों बना रहे हैं। A process is designed to organize the tasks within your system। अपन जो टास्क एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। तो प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। आपका एक प्रोसेस तो कह रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो एक प्रोसेस कह रहा है कि कस्टमर से बात करने जाओगे तो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर जाएगा और साथ में ये वाली चेकलिस्ट लेके जाएगा। और दूसरी तरफ बाद में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आपने एक प्रोसेस बना दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर के पोर्टल पे जाके सपोर्ट टिकट क्रिएट करोगे, और उसमें टीम लीडर को एक्सेस ही नहीं दिया है, वहां पे आप उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होगी। तो अपने को इंश्योर करना है कि जब प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं इट शुड ऑर्गेनाइज थिंग्स रादर देन कॉन्फ्लिक्टिंग इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेक्शन की। जब अपन किसी प्रोसेस, प्रोसेस काफी सारे हो सकते हैं सेम कंपनी में, अलग 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 सेम काम के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे अगर अटेंडेंस की बात करें तो जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए लेट्स से कार्ड्स हो सकते हैं कि आपको एनएफसी कार्ड्स दे दिए हैं और आप एनएफसी कार्ड्स को स्वाइप करके अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। और इसी के अगेंस्ट
जो आपका हेल्पिंग स्टाफ है, लेट्स से जो स्वीपिंग स्टाफ है या जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन लोगों के लिए कार्ड सिस्टम नहीं है, उन लोगों को मे बी अपने सुपरवाइजर के पास जाके साइन करके आना होता होगा एंड सो ऑन। तो सेम प्रोसेस के लिए, सेम गोल के लिए अलग अलग प्रोसेस उस कंपनी में हो सकते हैं, और अपने को हमेशा प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से उनको सेलेक्ट करना पड़ता है कि अपन कौन सा प्रोसेस यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, जब अपन प्रोसेस की बात करते हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि एवरी प्रोसेस विल इन्वॉल्व पीपल। प्रोसेस कोई मशीन की तरह काम नहीं करेगा कि आपने लगा के छोड़ दिया और वो चले जा रहा है। इट विल इन्वॉल्व पीपल, तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनको सोच के अपने को प्रोसेस को मॉडिफाई करना होता है, अपडेट करना होता है, चूज करना होता है, सो। और फाइनली मैच्योरिटी। जब आप किसी प्रोसेस की बात करते हैं, आपने इनिशियली कोई प्रोसेस बना लिया, पर आपको इंश्योर करना है कि वो प्रोसेस काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि ओवर द टाइम उस प्रोसेस को आप मैच्योर कर पाए। मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स से अगर आपको मैंने बोला कि आपको एक सोशल नेटवर्क बनाना है, आपने पहली बार उसको 6 महीने में बना के दे दिया, दोबारा कस्टमर आया बोला कि मेरे को फिर से सोशल नेटवर्क बनाना है, और उसको पता है कि आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे उसको बनाने वाले हैं, पर दूसरी बार जब बनाने की बात आई तो वो सेम कॉस्ट और सेम टाइम पीरियड पे चाहेगा कि आप बना के दें, और आप भी मना नहीं कर सकते, आपको भी एग्री करना पड़ेगा। पर अभी क्या होगा, अगर आपका प्रोसेस जो है वो मैच्योर्ड नहीं है, बहुत रैंडम है, तो क्या होगा, अब आप चीजें चेंज करने लगोगे तो कस्टमर को भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, और इन जनरल जो आपकी टीम है उसको भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, उनको भी लगेगा कि पिछली बार ऐसा बोला था, इस बार ऐसा बोल रहे हैं, so on। और इनफैक्ट किसी भी कंपनी की, पर्टिकुलरली आईटी की बात करें अपन, जो करंट आईटी सिनेरियो है, किसी भी कंपनी की जो प्रोफाइल कहते हैं या उसकी रेपुटेशन कहते हैं, वो इसी फैक्टर पर डिपेंड करती है कि उस कंपनी के प्रोसेसेस कितने मैच्योर्ड हैं। इनफैक्ट इसको लेके काफी सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि एक कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, उसके अलावा एक साई कैम्प करके एक मॉडल है। ये कुछ मॉडल्स हैं जो कंपनी की क्वालिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को इवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन कि उसके प्रोसेसेस कितने मैच्योर्ड हैं। इनफैक्ट IEEE का एक स्टैंडर्ड भी है, उस स्टैंडर्ड का नंबर है 12207। ये स्टैंडर्ड मैं लिख देता हूँ, IEEE। ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि किसी कंपनी को अपने प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन करना है, ताकि उसके कस्टमर्स, उसके रिव्यूअर्स, दूसरे पॉलिसी मेकर्स समझ सकें कि आपका जो प्रोसेस मॉडल है वो कितना मैच्योर है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन ले सकें कि आपसे काम करवाना है या नहीं करवाना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रोसेस को समझने से पहले समझना जरूरी है, कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या क्या चीजों का अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक छोटा सा टॉपिक ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्लीट डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोसेस कभी भी इतना रिजिड नहीं हो जाए, या प्रोसेस खुद इतना बड़ा नहीं हो जाए कि जो अपने ओरिजिनल इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, कि अपने को कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, अपने को उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उससे ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं हो जाए, ये हमेशा अपने को ध्यान। अच्छा, एक जेनरिक प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरली अपन ये 5 स्टेप्स डिफाइन करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, अगर किसी को कोई अभी तक डाउट है या फीडबैक है कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रहा है या बहुत रिपीट हो रहा है, तो भी बता। तो बेसिकली 5 स्टेप्स किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में होना जरूरी है। शुभम, IEEE 12207 एक स्टैंडर्ड है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए बना हुआ है। यूजिंग दिस स्टैंडर्ड यू कैन डिफाइन कि आप किस तरह के प्रोसेसेस को यूज करते हो, और जब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, तब आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करोगे। इससे जो कस्टमर है, जो आपका जो आपसे आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, आपसे काम करवाना चाहता है, उसको पता चल जाता है कि वो कंपनी किस तरह से काम करती है और हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, सो ऑन। जनरली जब भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो जनरली बड़े कॉर्पोरेट्स को मिलते हैं, क्योंकि ये बड़े कॉर्पोरेट्स प्रोसेसेस को और स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो स्टार्टअप्स को कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोसेसेस इतने मेच्योर्ड नहीं है। तो इन जनरल इंडस्ट्री के अंदर IEEE 12207 एक बहुत वेल स्टेब्लिश स्टैंडर्ड है। और इनफैक्ट अभी धीरे धीरे जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई नहीं हुआ है, सेंट्रल में ऑलरेडी हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से CPWD है, उनको अगर अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, चाहे वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो, अपना वर्कफोर्स मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जिस फर्म को वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करें।
तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस स्टैंडर्ड है, सर ये क्योंकि अपने तो सिलेबस से सर ये रिलेटेड सिर्फ आप लोग गवर्नमेंट कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे उनके तो लिए पूरा पूरा स्पेसिफाई है? ऑनलाइन खुद से पढ़ सकते हैं। इसके लिए चला के हाँ सर। सर्टिफिकेशन ही होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो 12 to 0 के सर्टिफिकेशन कराती है, पर अभी आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं। जब आप 1-2 साल थोड़ा आपको इंडस्ट्री में हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग इस स्टैंडर्ड को पढ़ने में और सर्टिफिकेशन करने में आपके लिए यूजफुल होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये 5 स्टेप्स जरूर होंगे। पहला होगा कम्युनिकेशन। जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे, आप पता करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बनवाना क्यों चाहता है, और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी वो बनवाना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मेरे को एक सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन चाहिए या एक डिस्कशन फोरम चाहिए, तो वो तो हो गया ऑब्जेक्टिव कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ बनवाना है। अब रिक्वायरमेंट्स में आएगा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें फाइल शेयरिंग का ऑप्शन होना चाहिए, उसमें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होना चाहिए, या क्या क्या होना चाहिए, तो वो सारा रिक्वायरमेंट्स में आएगा। फिर नेक्स्ट फेज होता है प्लानिंग का। जब अब अपने पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, जब अपन ने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर लिया, नाउ वी हैव द रिक्वायरमेंट्स, फिर अपन बात करेंगे प्लानिंग की। तो प्लानिंग में जब अपन डिस्कस करेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे कि पहले क्या क्या टास्क होगी, कैसे किसी काम को करना है, कौन कौन उस टास्क के साथ एसोसिएटेड होगा एंड सो ऑन, और रिस्क क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कितना टाइम लग सकता है, कितनी कॉस्ट होगी, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है, कौन ऐसा बंदा है जिसको, जो शायद कंपनी छोड़ के जाने में इंटरेस्टेड है, कहीं गलती से अपन उसको इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर दें, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्लानिंग में अपने को ये डिस्कस करना है कि फाइनल आउटपुट क्या हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि अ, अपन जो बनाना चाहते हैं उससे कुछ और बना दें, या लेट्स से 4 डिलीवरेबल हैं कि अपने को एक मॉड्यूल ये बनाना है, दूसरे ये बनाना है, तीसरे ये बनाना है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि 4 की बजाय 3 ही बना के छोड़ दें, क्योंकि अदरवाइज फिर क्या होगा कि जो कस्टमर है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। नेक्स्ट फिर अपन बात करेंगे मॉडलिंग की। अच्छा, प्लानिंग इट इज मोर ऑफ एन इनफॉर्मल और इनिशियल डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स। अपन डिस्कस करते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, सो ऑन, क्या शेड्यूल होगा, कब तक बना के दे सकते हैं, कौन से मॉड्यूल की क्या डेडलाइन होगी, कौन से लोगों को इन्वॉल्व करना है, कितनी कॉस्ट होगी। बट वंस बेस्ड ऑन प्लानिंग इफ वी डिसाइड कि ठीक है अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, डन, डिसाइड कर लिया, सारा सब कुछ सोच लिया कि ये प्रॉब्लम होगी, ये देना है, सो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मॉडलिंग। मॉडलिंग इन जनरल इंजीनियरिंग में जब भी मॉडलिंग की बात करते हैं तो इट इज मोर अबाउट having a brief overview or like a blueprint of the complete project। यानी घर बनाने से पहले जिस तरह से अपन ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो दैट इज आवर मॉडलिंग, कि करना क्या है, एक्चुअल बनाना क्या है। अच्छा, ये सारे डिस्कशन अपने प्लानिंग में भी किया था कि क्या बनाना है, बट मॉडलिंग इंक्लूड स्टैंडर्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी घर का ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है, तो वो अगर एक सिविल इंजीनियर बनाया है या एक आर्किटेक्ट ने बनाया है, वो आप दूसरे को ले जाके दे दोगे तो उसको भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उस ब्लूप्रिंट को बनाने में। तो दैट इज वेयर मॉडलिंग इज। तो सॉफ्टवेयर के केस में भी अपन कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ डिजाइन कर देते हैं, जहाँ अपन सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि कैसा कैसा मॉड्यूल होगा, कंपोनेंट बेस्ड होगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा या रीयूज ओरिएंटेड होगा एंड सो ऑन। अपन बात करेंगे ये आर्किटेक्चर की, जब बात करेंगे ये क्या क्या चीजें हैं, तो अपन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान की बात करते हैं, और इनसे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं उनके थ्रू अपन मॉडल कर देते हैं। तो अपन आगे ये भी पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर के केस में ये मॉडल क्या हो सकता है। अब सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट तो बनाने से रहे, तो सॉफ्टवेयर के केस में ये क्या होता है। आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा डेटा फ्लो डायग्राम का और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। तो दैट इज व्हाट मॉडलिंग इज। अब तो अपन बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड वेज के थ्रू अपन मॉडल करना चाहते हैं, ताकि सब लोगों को समझ में आए जो डिस्कशन हो रहा है या जो बनाना है। फिर फाइनली अपन पहुंचते हैं कंस्ट्रक्शन फेज। अब एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी तक आप लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट पे सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं, ये जो 3 स्टेप्स हैं। और जबकि अगर अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात माने या हिस्ट्री को देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो ये 3 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंस्ट्रक्शन इज अ फोर्थ स्टेप एंड इट incurs a very less amount of cost and very less amount of risk and very less amount of concern in terms of quality of that software। तो इन तीनों पे थोड़ा थोड़ा काम करना जरूरी है, और इन तीनों को समझने के लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है कि ये 3 चीजें कैसे होती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन आप लोगों को फर्स्ट सेम से आप सीखते आ रहे हैं, बीसीए से सीखते आ रहे हैं कि कोड लिखा कैसे जाता है। तो अब उसके बाद में जब आप इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो कोड लिखने के और काफी सारे स्टैंडर्ड भी आ जाते हैं, कई सारे मॉडल्स हैं, कई सारे पैटर्न्स हैं। उसके अलावा आपको
डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, आप किस तरह से कमेंट्स लिखेंगे एंड सो ऑन। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और प्लस फिर आपको सिर्फ जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हो सिर्फ अगेन कोड लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको टेस्ट भी करना है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, आपने कह दिया चल रहा है, पर कस्टमर क्यों मान ले कि चल रहा है? तो कस्टमर का आपको एक प्रॉपर प्रोसेस भी देना होता है। और इन जनरल आपको अपने हायर मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना होता है कि ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है ये बग फ्री है, अब आप जाओ स्टेज पे और इसको अनाउंस करो। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, एप्पल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स को जब वो लॉन्च करते हैं तो वो स्टेज पे नहीं चलते। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि टेस्टिंग जरूरी क्यों है और ओवर द टाइम टेस्टिंग को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया। तो until unless the test is completely done, तो आपको सीधा सीधा मतलब सीधा आप कस्टमर के पास में नहीं जा सकते हैं। तो इंटरनली भी जरूरी है अपने क्वालिटी अपने रेपुटेशन के लिए, और प्लस कस्टमर का एक्सेप्टेंस के लिए तो टेस्टिंग जरूरी है। फिर लास्टली फाइनली जो स्टेप आ जाता है डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट का मतलब है बना दिया, अब कस्टमर को सीडी में डाल के देना है, उनको सर्वर पे इंस्टॉल करके देना है, या उनके वहां जाके कोई सर्वर सेटअप करना है, या लेट से उनके लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उन लोगों को यूजर मैनुअल देना है, उन लोगों को ट्यूटोरियल बना के देने हैं। ये सारा स्टेप कहलाता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट अगेन इन्वॉल्व्स टेक्निकल एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। और उसके अलावा आपको एडेप्टेशन के लिए कोड में चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा बना दो, लिनक्स पे चलेगा, वो सारी अच्छी बात थी। पर जैसे इंस्टॉल किया तो पता चला कि उनके कंपनी का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी का वर्जन यूज करता है। सेम लाइब्रेरी आप अपने कोड में यूज कर रहे हो पर वर्जन अलग है। तो जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आ गया और आपका सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर कोई बग आने लग गई। तो ये अडेप्टेशन है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन जब डिप्लॉय कर दोगे कस्टमर को दे दोगे, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए अपन कैसे अडेप्ट करेंगे। और प्लस मेंटेनेंस आपको पता है क्या होता है कि ओवर द टाइम अपने को लेट्स से deployment is about a few days, a few months, a few years based on our contract. पर maintenance will go on for many years. आपको पता हो अभी ब्राजील के एक मिनिस्टर ने बोला था कि हमारी कंट्री अभी भी कोबोल और फोर्ट्रान में लिखे हुए प्रोग्राम्स पे मतलब गवर्नमेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो सोचो कि उन लैंग्वेजेस को बने हुए आज 30-35 साल हो गए हैं। तब से वो लैंग्वेजेस चल रही है, जब किसी ने वो प्रोग्राम तब लिखा होगा। तो यानी मेंटेनेंस की कोई लिमिट नहीं। मेंटेनेंस कितने भी सालों तक हो सकता है, वो 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल एंड सो ऑन। डिपेंड करता है कि वो जो आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है वो कितना क्रूशियल है, कितना ज्यादा एम्बेडेड है कस्टमर के लिए। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपनी को अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी और मेंटेनेंस शेड्यूल और सब कुछ प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो सिर्फ बेसिक्स हो गए, ये 5 स्टेप्स तो हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस में होंगे ही होंगे। उसके अलावा कुछ और प्रोसेसेस हैं जो होते ही होते हैं, हमेशा होंगे। और अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि आप अपनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी या फिर अपने कंपनी के रेपुटेशन के साथ बेसिकली एक छोटा सा जुआ खेलने को तैयार है ना। कैन वी इंश्योर बिफोर मॉडलिंग, अरे चला गया, can we ensure before modeling the requirement of client are valid or not, valid like it is possible or not। हाँ, प्लानिंग फेज इसीलिए हम प्लानिंग में अपन यही सारा डिस्कस करते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो वैलिड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जो एंड प्रोडक्ट देना है वो डिलीवरेबल है या नहीं, उसका क्या शेड्यूल होगा एंड सो ऑन। तो मॉडलिंग से पहले अपन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए और देन फिर अपन मॉडलिंग पे मूव करें। अदरवाइज फिर मॉडल क्या करेंगे जब तक डिसाइड ही नहीं होगा कि हम काम करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं या कैसे करने वाले हैं, तब तक उसका फॉर्मल अपन प्रोसेस नहीं बना सकते। यानी लेट्स से अगर कोई ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आर्किटेक्ट के पास गए हैं और उसको कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल के ऊपर आपको कमरा बनाना है, तो ब्लूप्रिंट तो बन ही नहीं सकता है ना। तो दैट इज द सेम थिंग, अपन पहले प्लान करेंगे कि कैसे उसको काम को करना है, फिर अपन उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस में सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है। ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रोजेक्ट ट्रैक तो करना ही है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना डिले है, कौन सी डेडलाइंस मिस हो रही है, कौन आदमी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्टिंग फेल आ रही है एंड सो ऑन। आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है। सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में। तो रिस्क क्या होती है? रिस्क कैन बी इन टर्म्स ऑफ पीपल। लेट्स से अगर आपका कोई डेवलपर कंपनी छोड़ के चला जाए, वो एक रिस्क है। कस्टमर की साइड से जो मैनेजर अपॉइंटेड था, जो आपसे इतने टाइम कम्युनिकेट कर रहा था, अगर वो कहीं चला जाए तो वो रिस्क है। या लेट्स से कस्टमर
कि आपके किसी डेवलपर के साथ लड़ाई हो जाए, तो वो एक रिस्क है। अगर कस्टमर बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज करता है, तो वो एक रिस्क है। उसके अलावा आप लेट्स से अगर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहे हो जो कि ओपन सोर्स था, पर आफ्टर सम टाइम जब वो कंपनी उसके लिए अगर लाइसेंस मांगती है, या आपने इनिशियली अज्यूम किया था कि ये फ्री टू यूज है, पर उन्होंने लिखा हुआ था कि फ्री टू यूज फॉर पर्सनल यूज ओनली, नॉट फॉर रीसेल, वो और वो आपको बाद में पता चलता है, तो वो भी एक रिस्क है। उसके अलावा अगर किसी आप लेट्स से किसी सिक्योर एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं किसी डिफेंस पर्पस के लिए, या किसी ऐसे कॉर्पोरेट के लिए जो सिक्योरिटी और डिफेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो जो थर्ड पार्टी प्लगइन आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी के बारे में नहीं पता है, तो वो भी एक रिस्क है। हो सकता है एंड प्रोडक्ट बनने के बाद में कस्टमर मना कर दे कि आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की है, ये हमारी सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो ये सारे रिस्क होती है, कई सारे रिस्क के फैक्टर्स आते हैं, और इसमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है कि कैसे आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर और वीपी लेवल पे पहुंच जाते हैं। इनके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज हैं। IEEE खुद कोर्सेज बनाती है रिस्क मैनेजमेंट पे, नास्कॉम कोर्सेज बनाती है रिस्क मैनेजमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अगेन क्वालिटी की टर्म्स में जब अपन बात करते हैं तो दो चीजें आती है, क्वालिटी एश्योरेंस सबसे पहला, और दूसरा क्वालिटी चेक्स। तो क्वालिटी चेक इज टेस्टिंग, आप इंश्योर करें कि आपने जो बनाया वो एज पर क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस उससे थोड़ा सा अलग है। क्वालिटी चेक इज आफ्टर डेवलपमेंट या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, कि हमने जो बनाया वो ठीक बना कि नहीं बना, या उसमें क्या गलतियां थी, या उसको कैसे इम्प्रूव करना है, दैट इज आफ्टर द वर्क इज डन। क्वालिटी एश्योरेंस इज ड्यूरिंग concurrent to the actual development task or actual manufacturing process। तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस हमेशा पैरेलल में चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर किसी ने एक कोड लिखा है और अपन ऐसे एक रिव्यू सिस्टम बनाया हुआ है कि कोड को सबमिट करने से पहले टीम लीडर अप्रूव करेगा, तो दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेक्निकल रिव्यूज की। तो अगेन जो अभी मैंने जस्ट अभी बताया, दैट इज वन फॉर्म ऑफ टेक्निकल रिव्यू, कि आपने कोई कोड लिखा है, आप उसको सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने से पहले आपका टीम लीडर उसको अप्रूव करेगा, तो दैट इज ही इज बेसिकली रिव्यूइंग योर कोड। So there could be many such technical reviews in terms of documentation, in terms of customer feedback, in terms of your code, in terms of your test cases and so on। फिर आ जाता है प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, अभी तक अपन क्वालिटी की बात कर रहे हैं, रिव्यू की बात कर रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं एंड सो ऑन। और अगेन जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था कि किसी चीज में जब तक नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है तब तक अपन उसको ग्रो नहीं कर सकते, अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि गड़बड़ कहाँ हो रही है और कैसे उसको अपन ऑप्टिमाइज करें। तो अभी मेजरमेंट में अपन ऐसे पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे कि अपन प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट की क्वालिटी को और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स को मेजर कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और इसके भी काफी सारी स्टडी रिसर्च इसके ऊपर होती रहती है। कुछ मेजरमेंट्स अपन कंसिडर करेंगे, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन की अपन बात करेंगे, मैच्योरिटी मॉडल्स की बात करेंगे एंड सो। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं अपन, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि लेट्स से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये काम करेगा, वो प्लेटफॉर्म्स का कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं, किन यूजर्स के लिए काम करेगा वो हो जाता है, उसका डिप्लॉयमेंट कहाँ होने वाला है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। फिर उसके अलावा क्या क्या सेटिंग्स, क्या क्या प्रेफरेंसेस यूजर की अपने को अलाउ करनी है, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके अलावा जो अलग अलग वर्जन आप बना रहे हैं, जो उसके मॉड्यूल्स बना रहे हैं, प्लगइन्स बना रहे हैं, ये सब उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उन सबको अगर अपन मिला दें तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। बेसिकली वर्जन कंट्रोल इज आल्सो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जब आप सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन को मैनेज कर रहे हैं, तो ये अपन अपने सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा बाद में जब अपन वर्जन कंट्रोल की बात करेंगे तब मैं कॉन्फ़िगरेशन और डिस्कस करूंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें आती है अदर देन वर्जन कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेम काम 4 बार करोगे और फिर भी करे ही जा रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली। अपने को रीयूजेबिलिटी को ध्यान में देना है। फिर फाइनली लास्ट है सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जरूरी क्यों है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसेस फ्लो। ठीक है, तो अभी अपन ने प्रोसेस बता दिया कि 5 स्टेप्स होंगे। अब अपन देखना चाहते हैं कि वो 5 स्टेप्स कैसे कैसे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपने पास लीनियर फ्लो का, यानी सबसे पहले कम्युनिकेशन किया, प्लानिंग की, मॉडलिंग की, कंस्ट्रक्शन किया और डिप्लॉय कर दिया।
अगर ये हो जाता है ना तो ये किसी भी प्रोग्रामर के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए स्वर्ग की तरह है। स्टार्ट किया और खत्म हो गया और पैसे मिल गए और जाओ घर। तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। दिस केस नेवर हैपेंस। पर एज अ न्यू इंजीनियर आप हमेशा एज्यूम करके चलते हो कि प्रोजेक्ट इसी तरह होता होगा। प्रोजेक्ट आता होगा, कस्टमर से बात करते हैं, कोड लिखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कस्टमर को सीडी में डाल के दे देते हैं, काम खत्म। पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट अनरियलिस्टिक प्रोसेस। तो फिर नेक्स्ट आता है इटरेटिव प्रोसेस। अब इटरेटिव में क्या है, अपन अज्यूम करते हैं कि बहुत सारे इटरेशन होंगे बार बार। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन ने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, फिर अपन ने प्लानिंग की। प्लानिंग में कुछ फ्लॉज मिल गए, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ और डिस्कस करना था कस्टमर से, या कुछ ऐसी चीज मिली कि जो फिजिबल नहीं है, ये बन नहीं सकती है। कस्टमर ने कहा कि ऐसा करो, आप एक ऐसा सिस्टम बना दो जो मैं बिना बोले और पता कर ले कि मेरे मन में क्या है। तो बेसिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट मेक दैट। तो प्लानिंग फेज के बाद आपको वापस कम्युनिकेशन फेज में जाना पड़ सकता है। तो एक ये इटरेशन हो गया। उसके अलावा मॉडलिंग फेज में हो सकता है कि काफी सारे इटरेशन हो, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामर्स इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग टीम्स इन्वॉल्व होगी। तो हो सकता है आपने जो पर्टिकुलर मॉडल डिजाइन किया वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो देन मॉडलिंग में आपको बार बार इटरेशन करने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो जब मॉडलिंग फाइनलाइज हो गई, फिर अपन ने कुछ कुछ बनाया। लेट्स से अपन ने पहला वर्जन बनाया, अब वो वर्जन अपन ने एक बार कस्टमर को दिखाया कि देखो हमने ये बनाया है, अब आपका कोई फीडबैक हो तो दे दो। तो फिर क्या होगा, कस्टमर उस पर कुछ कुछ फीडबैक देगा। हो सकता है वो कह दे कि ओके है। अगर वो कहता है कि नहीं, इस मॉड्यूल का ऐसे नहीं, ऐसे डिजाइन करो, या ये यूआई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फ्लो ऐसा नहीं होना चाहिए, का कोई भी फीडबैक हो सकता है। तो उस फीडबैक के बाद फिर से ये पूरा चैनल अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से प्लान करना पड़ेगा कि जो नए चेंजेस आए हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उनको मॉडल करना पड़ेगा और फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो दिस इज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक मॉडल जो कि इन जनरल कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो की। अच्छा, इटरेटिव और इवोल्यूशनरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पहले इवोल्यूशनरी डिस्कस करता हूँ, फिर डिफरेंस बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इवोल्यूशनरी में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपन, प्लान कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। ये कुछ कुछ लीनियर जैसा है। बट आफ्टर डिप्लॉयमेंट अपन फिर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यू। बीच बीच में कोई इटरेशन नहीं है। इट इज अ साइकिल दैट विल कीप गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन एंड सो ऑन। तो ये ऐसा प्रोसेस कब फॉलो करता है, जब जो अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कस्टमर को खुद नहीं पता होता है कि उसको क्या चाहिए। एंड दिस हैपेंस मोर ऑफन देन वी कुड एक्सपेक्ट। ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। तो जब अपने को इनिशियली पता ही नहीं बनाना क्या है, तो अपन क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन आया आया उसके बेसिस पे अपन ने एग्जीक्यूट किया, और एक वर्जन या एक लेट्स से सब वर्जन अपन ने कस्टमर को दिखाया कि ठीक है, ये देखो, ये ठीक है। फिर कस्टमर बोलता है नहीं, इसमें ये भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब ठीक है। फिर बोलता है नहीं नहीं, ऐसा भी होना चाहिए। फिर बताते हैं कि अब ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको अपन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कि अपन कस्टमर जैसे जैसे चीजें बताता जा रहा है वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉस्टली बहुत होते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल्स, बट दे इंश्योर कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी, कि फाइनली जब इतना ज्यादा कस्टमर इन्वॉल्व होगा और धीरे 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 जब चीजें बनेंगी, तो उसकी एक्सेप्टेंस हमेशा 100% इंश्योर कर सकते हैं अपन कि वो प्रोडक्ट जो अपन ने बनाया वो एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो जनरली अपन जितने भी कंज्यूमर ग्रेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम ले रहे हैं, आप विंडोज 10 काम ले रहे हैं, आप उसके अलावा कोई ऐप काम ले रहे हैं, तो ये ज्यादातर इवोल्यूशनरी मॉडल पे बेस्ड होता है। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वर्जन रिलीज कर देते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं, फिर प्लान करते हैं, मॉडल करते हैं, बनाते हैं, फिर दूसरा वर्जन रिलीज कर देते हैं, सो ऑन। तो धीरे धीरे फीचर्स ऐड होते जाते हैं, जो फीडबैक आता है उसके बेसिस पे करंट फीचर्स को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो जनरली जो भी कंज्यूमर ग्रेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो इवोल्यूशनरी मॉडल पे बेस्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरेलल प्रोसेस फ्लो की। तो अब इसमें अपन कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो कि पैरेलली एग्जीक्यूट किए जा सके। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अपन ने कस्टमर से कम्युनिकेट किया। ठीक है, कम्युनिकेशन में अपने को कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस मिल गई। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन में कस्टमर ने बोला कि हमारे को लेट्स से एक फाइल शेयरिंग सिस्टम चाहिए जिसमें हम सारे यूजर्स के बीच में फाइल शेयरिंग कर सकें। ठीक है, उसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स हैं, पर एक फीचर है जो फाइल शेयरिंग। तो अपन ने क्या किया कि प्लानिंग होगी, आप बाकी सारे फीचर्स के लिए प्लानिंग करो। पर फाइल शेयरिंग हम बहुत बार बना चुके हैं, कंपनी ने 500 प्रोजेक्ट कर लिए हैं जिसमें फाइल शेयरिंग मॉड्यूल हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो क्या करा कि कम्युनिकेशन के बेसिस पे अपन ने सीधा वो जो फाइल शेयरिंग मॉड्यूल था उसको मॉडल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया,
थोड़ा सा अपना पैरेललाइजेशन हो रहा था कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कम्युनिकेशन के बेसिस पे जो मॉडलिंग हुई है ये परफेक्टली फाइन हो। देयर कुड बी अ केस कि जब अपने को मॉडलिंग से वापस कम्युनिकेशन में वापस प्लानिंग में जाना पड़े, वो यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं। बट द मेजर ऑब्जेक्टिव इज वी वांट टू क्लब द टास्क टुगेदर, ताकि टाइम बच सके, ताकि रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन। तो आई थिंक ये सब अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब अपन डिफरेंस की बात करते हैं, इटरेटिव में और रिवॉल्यूशनरी में डिफरेंस क्या है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इटरेटिव में कस्टमर को पता है कि उसको बनाना क्या है। अपन बार बार ये जो डिस्कशंस कर रहे हैं या ये जो अपन फीडबैक चैनल बना रहे हैं, ये जो प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, ये अज्यूम करते हुए कर रहे हैं कि इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स है दे आर वेल डिफाइंड। अब सिर्फ अपन उनको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इवोल्यूशनरी में दैट इज नॉट द केस। देयर कुड बी अ केस कि अपन पहले बनाना कुछ और चाहते हैं और बाद में बनाए कुछ और बिल्कुल अलग, बट दैट कैन आल्सो बी द केस। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इटरेटिव और इवोल्यूशनरी मॉडल्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल्स की। तो ये अपन ने जो डिस्कस किया है ये बेसिक फ्लो डिस्कस किए कि कैसे कैसे कोई प्रोसेस चल सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स की जो प्रेस्क्रिप्टिव है, जो लोगों ने इसलिए बना के दिए हैं कि आप चाहें तो ये मॉडल्स फॉलो कर सकते हैं, आपको नए खुद के मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ऐसा क्यों करना पड़ा कि जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात की, प्रोसेस फ्लो की, तो लोगों ने क्या अपनी मर्जी से प्रोसेस बनाने शुरू कर दिए। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक टीम लीडर कुछ प्रोसेस बनाता था, लेट से अगर उसका प्रोजेक्ट चेंज हो गया, वो कंपनी छोड़ के चला गया, नया टीम लीडर आ गया, तो वो एक अपना नया कोई प्रोसेस डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस कंपनी से काम करके आ रहा है वहां पे उस तरह से उसको सिखाया गया था या उस तरह से उसने वहां पे भी काम किया था। फिर इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि लेट से किसी प्रोजेक्ट टीम, कोई किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारी टीम्स है, 4-5 टीम्स है, अब 5 टीम के 5 टीम लीडर होंगे, पांचों अगर अलग अलग मॉडल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर इंडिविजुअल मॉडल मॉडल के अंदर जो टास्क का ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, वो सबका अलग अलग हो सकता है एंड सो ऑन। So basically, it can create a chaos within the company. The prescriptive models try to provide an order so that this chaos doesn't happen. तो अपन सबसे पहले जो सबसे इजी प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल है दैट इज वाटरफॉल मॉडल, उसकी बात करते हैं। वाटरफॉल मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। वाटरफॉल मॉडल में अपन 5 स्टेप्स को मान के चलते हैं। और ये 5 स्टेप्स क्या है? रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग और फाइनली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आपको पता है, अपने कस्टमर से बात करके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना है कि क्या क्या एक्चुअल में बनाना क्या है वो पता चल जाए। फिर अपन ने सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन पे काम किया कि उसका डिजाइन क्या होगा, कैसा आर्किटेक्चर होगा, मॉडलिंग करेंगे, सारे मॉडल्स डिफाइन कर देंगे, मॉड्यूल कौन कौन से होंगे, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, किसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी एंड सो ऑन। जब ये सब डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में जैसे जैसे मॉड्यूल्स बनते जाएंगे उन मॉड्यूल्स की यूनिट टेस्टिंग होती जाएगी। फिर इसके बाद में आ जाएगा इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इसमें अपन जो अलग अलग मॉड्यूल्स बने हैं छोटे छोटे उनको सबको इंटीग्रेट करेंगे और फाइनल पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। दिस इज जनरली आल्सो नोन एज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या डिलीवरी टेस्टिंग, जो अपन तब भी करते हैं जब अपने को प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है, कस्टमर को देना होता है, डिप्लॉय करना होता है, तब जरूर करते हैं। हाँ, फाइनली लास्ट में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, अपन ने जो अपना सॉफ्टवेयर था उसको डिप्लॉय कर दिया इन एन ऑपरेशन सिनेरियो और फिर अपन उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ चैनल्स हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से आप वाटरफॉल के किसी भी स्टेज पे वापस जा सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन क्या आपको फीडबैक मिला है। आप हो सकता है फिर से आपको रिक्वायरमेंट्स पे जाना पड़े, आपको डिजाइन पे जाना पड़े, इम्प्लीमेंटेशन पे जाना पड़े, इंटीग्रेशन पे जाना पड़े एंड सो ऑन। तो ये एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखने की है, जब भी आप किसी स्टेज पे वापस चले गए तो आप किसी फिर नेक्स्ट स्टेज को स्किप नहीं कर सकते, आपको फिर से उसके नेक्स्ट सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए वापस आना पड़ेगा। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है कि लेट्स से यहाँ से अगर मैं नल चालू कर दूं, पानी गिरना शुरू हो जाए, तो वो पानी ऐसे स्टेप बाय स्टेप गिरता 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 नीचे पहुंचेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटरफॉल। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको अपने को प्लान करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग एनी फेज। आपको डिजाइन से पहले रिक्वायरमेंट खत्म हो जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिजाइन खत्म हो जाना चाहिए एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट, ये बहुत रिजिड है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई प्रोटोटाइपिंग नहीं है, आप कस्टमर से फीडबैक नहीं ले सकते हो बीच में। फीडबैक कब मिलेगा? जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तब लास्ट में जाके आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। और
इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्ली कॉर्पोरेट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोग थे, जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, सिविल इंडस्ट्रीज है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ क्या होता है, आपको बीच बीच में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, चेंज अलाउड नहीं होता है। तो उन लोगों ने इस मॉडल को प्रपोज किया कि आप ऐसे ऐसे काम करो, पर सॉफ्टवेयर में ये मॉडल ज़्यादा चला नहीं, जिसके दो रीजन थे। एक तो कस्टमर को पता है कि सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, और दूसरा कस्टमर को ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है या बनता कैसे है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये मॉडल इंडस्ट्री में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वी मॉडल की। तो ये वी मॉडल इज नथिंग बट वाटरफॉल विद क्वालिटी एश्योरेंस। तो अपन क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करते हैं, करते 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 लास्ट में जब अपना प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो अभी अपन उसको देंगे नहीं, अभी अपन क्या करेंगे, उसकी यूनिट टेस्टिंग करेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग में अपने को किस से डिस्कस करना पड़ेगा, उस टीम से जिसने कोड लिखा है, ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग का रिजल्ट किसको देंगे अपन, कंपोनेंट डिजाइन वाले को। फिर अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग टीम डिस्कस करेगी कंपोनेंट डिजाइन वाले के साथ, और अपना आउटपुट देगी आर्किटेक्चर डिजाइन वालों को। फिर सिस्टम डिजाइन वाले आर्किटेक्चर से डिस्कस करेंगे, आउटपुट देंगे रिक्वायरमेंट वालों को। और बेस्ड ऑन जब ये जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स बन रही है, इसके बेसिस पे अपन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे कि यूजर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं। तो ये अगेन वाटरफॉल मॉडल है, बस इसमें अपन ने साथ में क्वालिटी एश्योरेंस इनेबल कर दिया, ताकि जो प्लान करने वाली, डिजाइन करने वाली, कस्टमर से कम्युनिकेट करने वाली टीम है, और जो अपनी टेस्टिंग टीम है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, सिंक्रोनाइजेशन हो सके। अगेन इसमें भी सारे सेम ड्रॉबैक्स हैं एज वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि उससे ज्यादा अलग नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंटल अभी अपन ने टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया था, इंक्रीमेंटल और इवोल्यूशनरी, इटरेटिव और इवोल्यूशनरी। तो जो इटरेटिव फ्लो था वही इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। इसमें अपन क्या करते हैं, अपने को जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन मिला है अपने सॉफ्टवेयर का, वो इनिशियल डिस्क्रिप्शन अपन एक लेट्स से अपनी टीम को दे देते हैं। वो टीम क्या करती है, इस स्पेसिफिकेशन डिजाइन करती है कि बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बनाना क्या है, ठीक है। दिस विल इन्वॉल्व आवर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग स्टेप्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट वाले कुछ काम करेंगे, वो हो सकता है वापस फीडबैक दें स्पेसिफिकेशन वालों को कुछ, और जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो वैलिडेशन वाले काम करेंगे। दिस इज मोर ऑफ अ टेस्टिंग फेज, यूनिट टेस्टिंग फेज। तो उसको वैलिडेट करेंगे जो आपने बनाया वो ठीक है या नहीं है, सो ऑन। और ये प्रोसेस कुछ 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 होगा, और आफ्टर सम टाइम कुछ इनिशियल वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट वर्जन मिलेंगे, और फाइनली एक फाइनल वर्जन तैयार हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट वर्क्स। अपन धीरे धीरे बनाते जाते हैं, वन बाय मॉड्यूल बनाते जा रहे हैं, और अलग अलग वर्जन रिलीज करते जा रहे हैं। अगेन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में दो अप्रोचेस है। इट कैन बी प्लान ड्रिवन, आप इनिशियल प्लान बना सकते हो कि लेट्स से हम इस पूरे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट प्रोसेस को इन 10 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये सारे मॉड्यूल्स हम शिप करना चाहते हैं। फिर एंड ऑफ सेकंड ईयर ये सारे मॉड्यूल शिप करना चाहते हैं। एंड ऑफ थर्ड ईयर ये सारे मॉड्यूल शिप करना चाहते हैं। तो ये प्लान ड्रिवन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट हो गया। और दूसरा हो सकता है एजाइल। एजाइल में अपन इनिशियली डिफाइन नहीं करते हैं, अपन छोटे छोटे टारगेट्स लेते हैं। अपन 2 महीने का, 3 महीने का टारगेट लेंगे, और वो टारगेट बहुत रिजिड नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा कस्टमर फीडबैक के ऊपर। कस्टमर से जैसे ही डिस्कशन हुआ, लगा कि नहीं अच्छा, हमारा तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग थी, तब ये टारगेट जो हमने 3 महीने के लिए लिया था, वो टारगेट 4 महीने का होगा, एंड सो। तो एजाइल में अपन कस्टमर फीडबैक को कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते जाते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं, और फिर काम करते हैं। तो अभी ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो एजाइल मॉडल को फॉलो करती हैं, जो भी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी में है या वाटरफॉल पे है, वो एजाइल पे नहीं है। पर मैक्सिमम कंपनीज जहाँ पे कि कॉर्पोरेट प्रोसीजर्स उतने ज्यादा रिजिड नहीं है, वो ऑलरेडी एजाइल पे मूव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके प्रोज क्या हैं कि इट ऑफर्स इजी कस्टमर फीडबैक, इट अलाउज इजी प्रोटोटाइपिंग एंड अलाउज इजी डिप्लॉयमेंट। क्योंकि इतनी बार कस्टमर से डिस्कस हो रहा है, उसको इतने प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं, कि डेवलपमेंट प्रोसेस इज नॉट विजिबल टू हायर मैनेजमेंट। इस डब्बे के अंदर क्या हो रहा है, चलते ही जा रहा है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। आपको बनाना ये था, आपने एक ही मॉड्यूल के 5 वर्जन बना दिए, 5वां वर्जन जाके फाइनल हुआ है, तो हायर मैनेजमेंट परेशान हो जाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और क्योंकि इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट आप बार बार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन बनाया, फिर अपन ने डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन बनाया, मॉडलिंग करी, फिर उसके टेस्टिंग डॉक्यूमेंट बने। तो अगर बार बार रिवीजन होना है, ये प्रोसेस बार बार होना है, तो हर बार उतने डिटेल डॉक्यूमेंट बनेंगे नहीं। जब डॉक्यूमेंट बनेंगे नहीं, तो हायर मैनेजमेंट को दोगे क्या?
और जब दोगे नहीं तो उनको फ्रस्ट्रेशन आना ऑब्वियस है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि हमेशा जो हायर मैनेजमेंट है उसको इससे प्रॉब्लम होती होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू करप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अब बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आपका जो इनिशियल मॉडल था, इनिशियल प्लान था, वो बार बार रिवाइज होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो आपने प्रपोज किया था, जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, वो धीरे 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 बिखरता जाएगा। और जब बिखर जाएगा तो उसकी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये छोटी सी एप्लीकेशन बनाने चले थे, आपने इनिशियली बोला था कि हम ये 4 एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करेंगे, पर इवेंचुअली क्या हुआ कि आपने 4 की बजाय 40 यूज कर लिया। और वो 40 एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में से आपको पता भी नहीं है कि कौन सी 10 है जो काम ही नहीं आ रही। वो अब फिर भी पड़ी है, पर अब कोई इतनी हिम्मत नहीं कर रहा है कि कौन सी 10 हटाएं। हो सकता है कि ये काम करना बंद कर दे और फिर उसके बाद में फिर पता करो कि उन 10 में से किसकी वजह से काम करना बंद किया है। सो मेंटेनेंस बिकम्स डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल पे। तो अपने जैसा डिस्कस किया था कि इवोल्यूशनरी में क्या होता है, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स उतनी क्लियर नहीं होती है, दे आर प्रोन टू चेंज। तो अपने को अज्यूम करके चलना है कि आपको पहले कुछ नहीं पता है, आपको इस तरह से काम करना है कि जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें दो तरह के मॉडल्स होते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल और दूसरा स्पाइरल मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन प्रोटोटाइप बनाएंगे, कस्टमर को दिखाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो हाँ नहीं बोलते कि हाँ ठीक है, आप ठीक है, अब दे दो। ठीक है, तो दैट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो एक साइकिल चलती रहेगी इसके अंदर। अपन क्विक प्लान करेंगे कि क्या बनाना है, क्विक डिजाइन करेंगे कि कैसे बनाना है, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रोटोटाइप का, फिर डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी एंड फीडबैक करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। जब भी ये साइकिल एक बार डिप्लॉयमेंट फेज पे पहुंचती है तो वो अपना एक प्रोटोटाइप हो जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये प्रॉब्लम है कि अर्ली प्रोटोटाइप्स आर वेरी यूजफुल। जो स्टार्टिंग में अपना प्रोटोटाइप बनाया वो तो पक्का ही खराब होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो रिक्वायरमेंट्स ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डिजाइन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो इनिशियल प्रोटोटाइप्स तो हमेशा बेकार होते ही होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस एंड क्वालिटी आर इग्नोर्ड टू इंश्योर एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि अपन क्विक डिजाइन कर रहे हैं और क्विक प्लानिंग कर रहे हैं और जल्दी जल्दी से प्रोटोटाइप, जब दिमाग में यही है कि प्रोटोटाइप बनाना है, सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, तो आप मेंटेनेंस और क्वालिटी के बारे में सोचोगे नहीं। आपका हमेशा फोकस क्या रहता है कि कस्टमर से हाँ करवानी है, हाँ भाई साहब ये ठीक है, ये दे दो। ठीक है, तो अपन मेंटेनेंस और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं टू इंश्योर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। और फाइनली इसके केस में रिस्क अपन कंसीडर नहीं करते कि अगर ये प्रोटोटाइपिंग फेज चल रहा है और जो बंदा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बना रहा है वो अगर कंपनी छोड़ के चला गया तो क्या होगा। तो पूरी प्रोटोटाइपिंग साइकिल बंद हो जाएगी, साइकिल बंद हो जाएगी तो फिर कंपनी क्या करेगी, दूसरा बंदा ढूंढ के लाएगी, या कोई बैकअप रखेगी, या किसी को ट्रेनिंग देनी है पैरेलल में, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें अपन ध्यान नहीं देते। इसके अगेंस्ट ये स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल वही सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। इनिशियली कम्युनिकेशन होगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर मॉडलिंग होगी, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, फिर डिप्लॉयमेंट। पर इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ये सारे फेजेस को बार बार कंप्लीट करते हैं, और हर फेज के कंप्लीशन को अपन एक माइलस्टोन मानते हैं। वी आल्सो कॉल देम एंकर पॉइंट। एक माइलस्टोन पे अपन एसेस करते हैं कि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो अभी किस स्टेज में, उसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इनको रिमूव करना है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें अपन साथ साथ में रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो प्लानिंग फेज में अपन रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो अभी तक जितना अपन ने डिजाइन किया है उसके बेसिस पे अपन रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद में फर्दर मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन फेज पे जाएंगे। तो स्पाइरल का जो किसी भी स्पाइरल प्रोजेक्ट का जो पूरा फ्लो निकलता है वो ऐसा कुछ होता है कि इनिशियली आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप पहले साइकिल में, जब आपका पहला साइकिल पूरा कंप्लीट होता है तो आपके पास में एक स्पेसिफिकेशन आ जाता है कि हमको बनाना क्या। ठीक है, इनिशियली पहले साइकिल में अपन कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन सेकंड साइकिल में एक छोटा प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर फर्दर साइकिल में प्रोटोटाइप बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, और फाइनली अपना कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल में और स्पाइरल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें अपना जो टारगेट है वो यूजर एक्सेप्टेंस है। अपन सिर्फ प्रोटोटाइप के बारे में ही सोच रहे हैं, अपन ये नहीं सोच रहे कि अभी जो लास्ट साइकिल में अपन ने जो चेंजेस किए हैं वो क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा या सॉफ्टवेयर को ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट करेगा। पर इन केस ऑफ स्पाइरल ऐसा नहीं है, अपन प्लानिंग फेज में हमेशा शेड्यूलिंग, एस्टिमेशन, रिस्क एनालिसिस करते हैं तो इंश्योर कि अपन सिर्फ प्रोटोटाइप के बारे में ना सोच रहे हो, अपन पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हैं।
तो अगर इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ें तो ईच पास रिजल्ट्स इन एडजस्टमेंट्स टू द प्रोजेक्ट प्लान, risks are considered, cost and schedule are adjusted based on feedback, and number of iterations may be adjusted by the project. कितने iterations चाहिए ये प्रोजेक्ट मैनेजर पर डिपेंड करता है। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इवोल्यूशनरी मॉडल। सबसे पहला अनसर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स, चाहे वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल हो स्पाइरल मॉडल हो, अपने को नहीं पता है कि कितनी साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर सेकंड आ जाता है स्पीड ऑफ इवोल्यूशन। अगर अपन बहुत फास्ट फास्ट साइकिल लेके चलेंगे तो क्या होगा, प्लानिंग कम होगी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होने में इशू आएंगे, अपन उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, हो सकता है कि पूरा प्रोसेस कोलैप्स हो जाए। और इसके अगेंस्ट अगर स्पीड थोड़ी कम रखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। और फाइनली फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी पे अपना फोकस ज्यादा है बजाय की क्वालिटी पे। तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है। अगेन अपन एक्सेप्टेंस के बारे में सोच रहे हैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, तो ये सबसे बड़ा इशू इवोल्यूशनरी मॉडल्स में रहता है। पर ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, इसको एक्सेप्ट करती है बिकॉज द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। अपने को जब पता ही नहीं है बनाना क्या है तो क्वालिटी की बात कैसे करेंगे। तो क्वालिटी से ज्यादा अपन ध्यान देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी पे, क्योंकि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी तो अपने को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट अपना कॉन्करेंट मॉडल। अच्छा, कॉन्करेंट मॉडल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी स्टेज में हो सकता है। लेट्स से मैंने लेट्स से कस्टमर से कम्युनिकेट किया, फिर उसके बाद अंडर डेवलपमेंट चला गया, फिर उसके बाद मैंने कोड अंडर रिव्यू लिख दिया था, बट रिव्यू के टाइम पे ही कस्टमर ने बीच में कुछ और कोई रिक्वायरमेंट दे दी। तो हो सकता है अंडर अंडर रिव्यू से मैं वापस अवेटिंग चेंज में चला जाऊँ, या अंडर डेवलपमेंट से भी डायरेक्ट मैं अवेटिंग चेंजेस में जा सकता हूँ। फिर उसके बाद में रिवाइज होगा, फिर रिव्यू होगा, फिर हो सकता है फिर डेवलपमेंट चले जाएं एंड सो ऑन। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। द सिस्टम कैन बी एट इन एनी स्टेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है सीधा डिप्लॉयमेंट से डिजाइन में आ जाए, हो सकता है सीधा डिजाइन से रिक्वायरमेंट में चले जाए एंड सो ऑन। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इम्प्लीमेंट करने में, और इट इज़ वेरी प्रोन टू एंटर ए स्टेज ऑफ केओस, जहां अब किसी को नहीं पता है कि अभी अपना जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेज में। ठीक है, ये सिर्फ तब यूज करते हैं जब बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो और कस्टमर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल हो। ठीक है, तो तब अपन इसको यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी टफ मॉडल टू डिप्लॉय, और ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी कंकरेंट मॉडल यूज नहीं करती फॉर देयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। फिर इसके अलावा और भी कई सारे मॉडल्स हैं। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है, अपन इसकी बात करेंगे। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट में अपन अपना जो प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपना फोकस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के डेवलपमेंट पे रहता है, ना कि पूरे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट। फिर इसके बाद में फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं उनको मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन बना देते हैं, और फिर ऐसे प्रोसेस बना देते हैं कि उस स्पेसिफिकेशन को डायरेक्ट अपन मॉडल में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बहुत डिफिकल्ट है इसका एग्जांपल दे पाना कि कैसे आप किसी रिक्वायरमेंट को मैथ्स के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि जो भी चैटिंग एप्लीकेशन है वो है मेरा एक वेरिएबल एक्स। ठीक है, और अगर उसमें फाइल शेयरिंग अलाउ करनी है तो वो है वेरिएबल वाई। ठीक है, और अगर उसमें मेरे को लेट्स से जो डिले है वो द डिले शुड बी, तो ठीक है ये प्लस साइन नहीं आएगा, इसमें अपन एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं कि द डिले शुड बी लेस देन लेट्स से 200 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया f इक्वल्स टू दिस। तो इस तरह से अपन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इस तरह से मैथमेटिकली स्पेसिफाई करते हैं, और बाद में ये मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस मॉडलिंग में काम आते हैं। इनको यूज करते हैं अपन मॉडल्स को डिफाइन करने। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा सिक्योर है, प्रिसाइज है। इस तरह से जब आप किसी सॉफ्टवेयर को मॉडल करते हो तो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको बनाना, इनिशियली अप्लाई करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत कम कंपनीज हैं, कुछ साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं वही ये अप्रोच यूज करती है। ज़्यादातर कंपनीज को इसके बारे में पता भी नहीं। फिर नेक्स्ट है एस्पेक्ट ओरिएंटेड। इसके अंदर अपन अपना जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि कस्टमर चाहता क्या है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और साथ के साथ ये हो सकता है कि अपना फोकस इस पे हो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है कि अपन फाइनली अचीव क्या करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा वेग है,
इतना वेल डिफाइंड नहीं है कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स क्या होते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज इनको यूज़ भी नहीं। फिर उसके बाद आता है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। इट इज़ एन अप्रोच टू मर्ज ऑल दीज मॉडल्स, जो इवोल्यूशनरी, प्रोटोटाइपिंग, वाटरफॉल अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको मर्ज करके एक छोटा सा प्रोसेस मॉडल बनाने की कोशिश की है। ये अगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, पर फिर भी काफ़ी सारी कंपनीज कोशिश करती है कि वो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को यूज़ करें। फिर पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में पीपल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, कस्टमर है, प्रोग्रामर है, टीम लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सो। और फाइनली टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस में अपन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करने की बजाय टीम एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, टीम के प्रोसेसेस की बात करते हैं कि पूरी टीम क्या करेगी, rather than कि इंडिविजुअल पर्सन क्या करेगा, वी टॉक अबाउट पूरी टीम क्या करेगी। तो ये दोनों अपने सिलेबस में उतना, मतलब सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है, बट दीज आर टू वेरी रीसेंट ट्रेंडिंग मॉडल्स जो कि कंपनीज डिस्कस करती हैं या जो कोशिश करती हैं हम इनको डिप्लॉय करें। अपार्ट फ्रॉम एजाइल, जो एजाइल पे चले गए वो तो एजाइल की बात कर रहे हैं, पर जो अभी एजाइल पे नहीं मूव कर रहे हैं वो अभी भी पीएसपी या टीएसपी पे काम कर रहे हैं और इसी को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि ऑल्दो ये अपने सिलेबस में नहीं है, पर आप लोग ये एटलीस्ट 3 मॉडल आप खुद से एक बार गूगल पे सर्च करें इनके बारे में जानने के लिए, ताकि ठीक है। फिर ये लास्ट टॉपिक है अपना आज का। ये ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि ये पता होना बहुत जरूरी है। तो एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइन, ऑल्दो ये भी इनफॉर्मल्स हैं पर अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो पहला है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। तो हमेशा याद रखना है कि अपन ये सब कर क्यों रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मॉडल एंड सो ऑन। तो इन सब के पीछे जो रीजन है, दैट इज टू प्रोवाइड वैल्यू टू द यूजर। ठीक है, दैट वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, दैट वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, दैट वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ अचीविंग डेडलाइंस एंड सो। तो आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी इन वैल्यूज के लिए ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसको अपने को हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज कीप इट सिंपल स्टूपिड। ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो अपन जब भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि बाद में वो अपने को खुद ही समझ में आए कि हमने क्या लिखा। द सेम हैपन्स विद द कोड राइटिंग ऑल्सो। जब आप कोड भी लिख रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वो कोड बहुत इजी टू रीड और इजी टू मेंटेन हो, अदरवाइज क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि आपके टीम वालों को समझ में ना आए, या फिर बाद में अगर आपको किसी दूसरी टीम में डाल देते हैं, आप कोई दूसरी कंपनी में चले जाते हैं सो ऑन, तो सामने दूसरा जो नया बंदा आएगा उसको समझ में। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स के केस में भी अप्लाई होता है कि डॉक्यूमेंट्स को भी अपन जितना सिंपल हो सके उतना रखें। फिर नेक्स्ट आता है मेंटेन द विजन। ठीक है, अपने को कहीं ना कहीं विजन को डिफाइन करके रखना जरूरी है। अब वो विजन प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, वो विजन कंपनी का भी हो सकता है, वो विजन उस कंपनी के कल्चर का भी हो सकता है कि बेसिकली आप अचीव क्या करना चाहते हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रोसेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था आप उसको भूल जाओ, सॉफ्टवेयर बनाना तो भूल गए और लड़ाई कर रहे हैं कि ये जो मॉडल है वो सही है कि नहीं, ये मॉडल स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। उस पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर के बारे में अपन भूल जाए, ऐसा नहीं करना। Yes. नेक्स्ट इज व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा दिमाग में रखना कि आप जो भी बना रहे हो, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कोड है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो यूजर मैनुअल है, वो आपको खुद काम नहीं लेंगे, वो किसी और को काम लेंगे, और ये हमेशा दिमाग में रखना है। देन ओनली यू विल बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेक्स्ट है बी ओपन टू द फ्यूचर। हमेशा मान के चलो कि आगे कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि अभी जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है कंज्यूमर के पास जाते ही वो कहते हैं कि नहीं ये तो सब गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या वॉइस समझ में नहीं आ रही है, इसका ब्राइटनेस कम है, ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि लेट से इतने सारे कस्टमर्स को पसंद पसंद आने लग गया आपका वेब एप्लीकेशन की आपके सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब आपको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, या अब आपको बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। या लेट से कस्टमर्स को कोई पर्टिकुलर आपने सेल ऑफर की थी और उसमें इतना ज़्यादा लोड आया कि आपके कुछ मॉड्यूल्स काम करना बंद कर गए, एंड सो ऑन। तो देयर कुड बी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फ्यूचर आल्सो एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो आपको हमेशा मान के चलना है कि फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, और फ्यूचर में मुझे इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, देयर विल बी अ फ्यूचर टू द थिंग्स, को अपने काम में हमेशा मान के चलना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज प्लान अहेड फॉर रीयूज। रीयूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा सोच के चलना है कि मैं जो बना रहा हूँ उसको रीयूज कैसे कर पाएंगे, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर
ज़्यादातर जैसे आप लोग सोचते हैं, आप लोगों ने कई सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, गूगल को लेता है और उसको कोड में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ वेरी ट्रू। ज़्यादातर कोड जो लिखा जाता है दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी। अगर आप किसी मैच्योर लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि जावा पे काम कर रहे हैं या सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कोड जो लिखा जा रहा है वो कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है, वेदर विद इन योर कंपनी और अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, लोग क्या करते हैं, उसी कोड को आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली आ जाता है थिंक। बेसिकली सीधी सी बात है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले सोचो कि उस काम को कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूव किया जाए, एंड सो ऑन। तो द थॉट बिफोर एक्शन प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स। आपको हमेशा पहले सोचना है, कुछ भी करने से पहले सोचना है कि आप क्यों कर रहे हैं, इसका क्या आउटपुट होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या प्रोज होंगे, है ना? इसके साथ अपन आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। क्या किसी को कोई डाउट्स है इसको लेके जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया? अर्पित का क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर सेम today's topic. कार्तिक, एथिक्स इज मोर ऑफ अ मॉरल थिंग, नीति की, नैतिकता की बात करें कि आपको कैसे करना चाहिए। एंड कोड ऑफ कंडक्ट इज मोर ऑफ अ मैंडेट कि आपको ऐसे ही करना है। तो एथिक्स इज यूजुअली वी ट्राई टू इम्बाइब पीपल विद एथिक्स की, ताकि कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ही ना पड़े। मतलब लोग कोड ऑफ एथिक्स पढ़ के खुद को ऐसे सुधार लें कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ही नहीं पड़े। तो ये छोटा सा डिफरेंस है कोड ऑफ एथिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड वेदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आल्सो यूजेस दीज मॉडल्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहें कि ट्रैकिंग और उसके गोल्स और उन पे फोकस करने के लिए कोई भी एक सेंट्रल एंटिटी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इंडिपेंडेंट डेवलपर्स हैं, इंडिपेंडेंट पीपल हैं, वो सब लोग मिलके इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ऑल्दो बहुत वेल डिफाइंड मॉडल्स वहाँ यूज नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल अगर लेट्स से जैसे अपाचे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि कोई एक सेंट्रल टीम ऑफ मॉडरेटर है, कोई मैनेजिंग टीम है जो उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, तो वो ऐसे मॉडल डिप्लॉय कर सकती है, ऐसे रिक्वायरमेंट डाल सकती है कि लेट्स से हम इस तरह से काम करेंगे या ये प्रोसेस होगा एंड सो ऑन। पर ज़्यादातर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। बट स्टिल अगर फिर भी अपन नियर अराउंड देखना चाहें तो इवोल्यूशनरी मॉडल्स आर वेरी मच सूटेबल फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगेन उसमें रिक्वायरमेंट्स अपने को इनिशियली वेल डिफाइंड नहीं है, और ना ही अपने को पता है कि कौन कौन लोग काम करने वाले हैं, या क्या क्या फीडबैक आने वाला है, या कैसे कैसे अपन उस प्रोजेक्ट के नए नए वर्जन या नए नए रिलीज करेंगे बेसिकली।